गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम आशीर्वाद आपके लिए ज्योग्राफी की श्रृंखला को फिर से लाए हैं, जिसमें आपके लिए 9th क्लास की ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में आज जो कक्षा हमारी बची हुई थी उसको हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं और उसको आज हम समाप्त भी करेंगे। इससे पहले आपको कुछ नई जानकारी देना चाहता हूँ जो आपके लिए बेहद लाभप्रद होगी और आपके बड़े भाइयों के लिए भी, जिसमें आपके लिए 15 दिसंबर से जनरल कंपटीशन की बैच प्रारंभ की जाएगी, जिसमें जीएस वगैरह के पोर्शन आपके लिए कवर किए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह जितने भी पोर्शन है वह कवर किए जाएंगे। उसके बाद यह श्रृंखला जो है आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से बिल्कुल मुफ्त लाई जा रही है, जिसके लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं, बशर्ते चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करना है। यही आपका फीस है और जहां तक होगा अपने इन्फिनिटी वन परिवार को अच्छा बनाने का कोशिश करें और जितना आप सपोर्ट कीजिएगा उतना मैं आपके लिए कर पाऊंगा। चलिए अब प्रारंभ करते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में। यह क्या है इससे पहले हमने देखा था, और जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम चर्चा करते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें हम भारत के बारे में देखे थे, उनके प्लेटों के बारे में देखे थे, उनकी मिट्टियों के प्रकार के बारे में देखे थे, इन सब के बारे में देखे थे। पहाड़ पठार बना करके भी हमने दिखा दिया था। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था, ये भी बता दिया था। इन सारी चीजों को हमने देख लिया था। आज हमारी कक्षा जो प्रारंभ होती है, जिसमें हमारी कुछ बची हुई है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ से बात करते हैं कि दक्षिण का पठार से बात करते हैं, जिसको डेक्कन प्लेट्यू से कहते हैं। यहीं पे थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जिसमें कहा था पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल। अगर बात करते हैं तो हम पहले डायरेक्शन थोड़ा देख लेते हैं तो बड़ा मजा आएगा। डायरेक्शन के बाद और आनंद आने लगता है। डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम जरा देख लेते हैं। कहता है कि यह जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू जिसको कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू जिसको कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें कह रहा है कि यह पूर्व की, जैसे पश्चिम में अगर हम बात करते हैं, पूर्व और पश्चिम में बात करते हैं, इधर इसकी हाइट जो है ज्यादा है और इसकी हाइट जो है वह कम है। इस पहाड़ियों की अगर बात करते हैं, जिसमें कहा है कि ऊंचाई ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल है। यह ढलाव स्लोप में होता है। अगर इसकी ढाल की बात करते हैं तो इस तरह से यह स्लोप में हम बात करते हैं, स्लोप में बात करते हैं इसकी ढाल की जो हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा और बेसब्री से देखिएगा। जिसमें कहता है कि एक त्रिभुजाकार भूभाग है और यह क्या कहते हैं उसको, ट्रायंगुलर लैंड मास है, यानी त्रिभुजाकार है तो ऐसे बनेगा। त्रिभुजाकार तो ऐसे यह बनने का काम करेगा, लेकिन यह ढाल यहीं पे आप कम कर दीजिएगा। यह ढाल ऐसे उठ करके नीचे की ओर जाएगा। यह त्रिभुजाकार का है, यानी त्रिभुजाकार का है। त्रिभुजाकार कहने का मतलब होता है त्रिभुज के आकार का हुआ, उसी को त्रिभुजाकार कहते हैं। आपको भी पता है कि पहाड़ी पठारी की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से उठी हुई होती है श्रृंखला। फिर इस तरह से कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, बीच में कहीं कहीं आप देखते हैं कि इन पहाड़ों के बीच में गांव वगैरह इन सब हुआ करते हैं, जैसे गांव वगैरह ये सब चीज यहाँ पे हुआ करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ज्यादा अगर बात कीजिएगा तो ट्राइब क्षेत्र में जब जाइएगा तो कहीं कहीं पहाड़ियां चारों तरफ से घिरी है और बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ घर वगैरह इन सब के बारे में आपको, जैसे छोटे छोटे घर बना करके लोग वहाँ निवास स्थल अपना सेंटर होम बना कर रखे हुए हैं, सेंटर बना करके रखे हुए हैं। आगे अगर चर्चा कीजिएगा तो हम देखते हैं, कहता है कि इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। अगर उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की अगर बात कीजिएगा, वहां भी एक भाग इसका देखा जा सकता है। कहता है कि जिसे स्थानीय रूप में मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह सब इसके नाम है जो जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा
छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। भ्रंश क्या होता है? भ्रंश घाटी होती है, एक घाटी के तौर पे होती है, उससे यह अलग होने का काम करता है। वैली जिसको हम लोग बोलते हैं। कहा An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya, Karbi along plateau and North Kachar hills. हाँ, it is spreaded by the fault from the छोटा नागपुर प्लेट्यू, और छोटा नागपुर प्लेट्यू तक यह फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखना। उसके बाद कहता है पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अगर पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व की तो 3 श्रृंखला है जिसको गारो, खासी, जयंतिया बोलते हैं, बहुत फेमस है। ठीक है, आगे देखना। फिर माय डियर क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि उसी चीज को गारो, खासी एंड द जयंतिया हिल्स। कहा दक्कन पठार। अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की ही बात करते हैं तो इस तरह से जैसे हम इसकी चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो दक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर यह इंडिया का मैप है, ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं जिसमें महाराष्ट्र वगैरह सब क्षेत्र आ जाता है। डेक्कन, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह लगभग क्षेत्र उसमें डेक्कन प्लेट्यू में आपको आ जाते हैं। उसके बाद इसमें कहता है कि उसके बाद इसमें क्या कहा कि पश्चिम में पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतिया है। दक्कन पठार यानी दर्रा पासेज, उसमें जैसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। यह आप बात कीजिएगा, यह कुछ जोड़ने का भी काम करता है। जब इसकी कुछ पासे होती है, जो दर्रा होता है जिसको हम लोग दर्रा कहते हैं, यह कुछ जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए यहां से निकल करके यहां दर्रा हुआ जिसको हम लोग पासेज बोलते हैं, और जब इससे हम बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ घाटियां मिलती हैं। स्वाभाविक है, जब यहाँ से निकलेंगे, प्लेट्यू से निकलेंगे तो कहीं निकलते निकलते इसी में हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो जब हम यहाँ से निकलते हैं तो आपको थाल घाट मिलता है, भोर घाट मिलता है, और उसी तरह से आपको पाल घाट मिलता है। यह घाट आपको देखने को मिलता है, और यह जो है यह मुंबई नासिक को जोड़ता है। मुंबई टू नासिक को जोड़ने का काम करता है, जो नासिक को जोड़ने का काम करता है। इसी में है यह घाट मुंबई में कर्ज तथा खंडाला को जोड़ने का काम करता है। हाथी का खंडाला, शाहरुख खान साहब का गाना था, सुना हाथी का खंडाला, वही खंडाला को जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़िएगा। फिर उसके बाद बात क्या करता है कि जो पाल घाट है यह केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ने का काम करता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो यह पाल घाट है केरला, तमिलनाडु और एक कहा था जिसके बारे में कर्नाटक। यह सब जोड़ने का मार्ग है। यह पाल घाट इसको जोड़ने का। ऊपर वाले में आपने देखा क्या? आपने देखा एक में क्या देखा? इसमें आपने देखा कि इसमें आपने देखा मुंबई में, आप मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करा थाल घाट। भोर घाट आपने देखा कर्जत, यानी कर्जत और खंडाला को मुंबई में, या जो मुंबई में है, मुंबई BAI, मुंबई को इसमें कर्जत टू खंडाला को जोड़ने का काम करा। कर्जत टू खंडाला को जोड़ने का काम करा। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। थाल घाट के बारे में क्या कहता है जरा सुन लेते हैं 2 शब्दों में। यह पश्चिम घाट सह्याद्री में स्थित है। पश्चिम का घाट सह्याद्री है, बहुत फेमस है। सह्याद्री में यह स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। इससे होकर के मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। याद रखिएगा यह सारी बातें। मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। उसके बाद यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। भोर घाट,
सह्याद्री पर्वत का हिस्सा है। इससे पहले वाला सह्याद्री में स्थित था, यह सह्याद्री पर्वत का हिस्सा है। इसमें कहा महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खंडला के बीच स्थित इस दर्रे से होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है। घोड़घाट मुंबई पूना मार्ग के लिए जाना जाता है और यह मुंबई में ही है। कर्जत और खंडला को जोड़ने का काम करता है। जैसे जोड़ने का काम क्या होता है कि एक तरफ इधर और एक तरफ दोनों को जो लिंकिंग किया उसी को क्या कहते हैं, जोड़ना। वही जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही होगी। चलिए फिर कहा उसके बाद महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खंडाला के बीच स्थित इस दर्रे से होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है, जो मुंबई को अन्य कई दक्षिण भारतीय नगरों से जोड़ता है। दक्षिण भारतीय नगरों से मतलब जो नीचे की जो होती है, हम केरल वेरल की अगर बात करते हैं, केरल कर्नाटक तमिलनाडु वगैरह इन सब की बात करते हैं। दक्षिण का कौन, दक्षिण भारतीय राज्य कौन, ऊपर में दिल्ली, नॉर्थ की तरफ दिल्ली जम्मू कश्मीर बात करते हैं, नीचे बात करते हैं केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वगैरह की बात करते हैं, तेलंगाना वगैरह की बात करते हैं। बीच में जो करके देखिए बीच नापा कैसे जाता है। अगर माप की बात करेंगे, अगर इसी को हम भारत 2 मिनट के लिए बना देते हैं, ठीक है, इसी को अगर 2 मिनट के लिए, तो इस सेंटर से जो गुजरती है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा ये मिडिल हो गया, मिडिल हो गया। मध्य प्रदेश वगैरह मिडिल के राज्य हो गए, मध्य प्रदेश वगैरह गुजरात वगैरह ये जितने राजस्थान वगैरह मिडिल के माने। ऊपर में जैसे बढ़िएगा तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये सब ज्यादा बात कीजिएगा। नीचे पे उसी तरह से आंध्र प्रदेश वगैरह बात कीजिएगा, कर्नाटक बात कीजिएगा, उसके बाद आप तेलंगाना बात कीजिएगा, महाराष्ट्र का भी समझ लीजिए बात कीजिएगा। यह सब दक्षिण की तरफ हो गए, साउथ की तरफ हो गए, नीचे की तरफ हो गए। भारत का मैप अगर इमेजिनेशन आंख बंद करके 2 मिनट के लिए करके देखिएगा तो ये नीचे की तरफ आपको मिलेंगे। और दाहिने हाथ में चलेगा तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा राइट हैंड तरफ में, और लेफ्ट हैंड तरफ में फिर आपको गुजरात मिलेगा, फिर वही आपको पंजाब जो आप इधर वाला सेक्शन जो आपको मिलेगा गुजरात महाराष्ट्र वगैरह जो इस साइड मिलेगा सो मिलेगा। सर की तरफ देखिएगा सीट्स पर जम्मू कश्मीर, उसी के ऊपर थोड़ा और बढ़िएगा तो कैलाश मानसरोवर वगैरह आपको सब कुछ, कैलाश पर्वत वगैरह सब कुछ का आपको लोभ मिलेगा, प्रलोभन मिलेगा, आनंद मिलेगा, वहां का सुख मिलेगा। कभी कभी मोदी चाचा भी जाकर के वहां बैठते हैं। मतलब वहां ऐसा नहीं है ज्ञान की ही प्राप्ति, ऐसा है कि ज्ञान की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा भी है कि वहां मन की शांति भी मिलती है। और मन की शांति वहां हर जगह मिलती है जहां पे अशांति कम हो। अशांति कम होगी वहां शांति मिल जाएंगी, शांति जी मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, कितना खुश हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फिर क्या कहता है। कहता है आगे, इतना बात तो समझ में आ गई होगी। अब पालघाट के बारे में देखते हैं। पालघाट क्या कहता है, पालघाट क्या कहता है, पालघाट क्या कहता है, ध्यान देना। कहता है इसमें कि यह पालघाट पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। यह दर्रा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। यह केरल में है और आपको बेटा मैंने बताया था केरल तमिलनाडु कर्नाटक इसको जोड़ने का यह काम करता है। ठीक है, पालघाट, पालघाट, पाल डेरी नहीं, पालघाट। चलिए आगे बढ़े जरा, ध्यान दीजिएगा, फिर आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। चलिए, कहा कि पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंची है। अभी कहा पूर्वी घाट नीचा है, पश्चिम घाट ऊंचा है। यकीन नहीं होगा तो कभी तमिलनाडु वगैरह केरल वगैरह घूम करके देख लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। थोड़ा और ऊपर बढ़िएगा ना, महाराष्ट्र वगैरह ये सब बीच मिलेगा, गोवा वाले बीच पर, गोवा भी उसी के बगल में है, तो वहीं मिलेगा गोवा वाले बीच पे, रानी आके मीच करो भी आपको वहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गाना बहुत फेमस हुआ था इसीलिए वो याद रहता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़िएगा, फिर क्या कहता है देखिएगा। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट पश्चिम, जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है पश्चिम, और जो राइट हैंड की तरफ है वह पूरब, यह थोड़ा कम है, 600 तक है, यह ज्यादा है, 9 से 16 है, 900 से 1600 तक है पश्चिमी घाट। ठीक है, किलोमीटर में मत मापिएगा, इसको मीटर में मापिएगा। किलोमीटर में मापिएगा तो दुर्घटना हो जाएगा, तो क्या किलोमीटर में तो आसमान छूने लगेगा। ठीक है, तो एरोप्लेन टकरा जाएगा, इसलिए उसमें नहीं नापिएगा। आगे बढ़ते हैं जरा। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक हुई है। नीलगिरी पर्वत दक्षिण में है और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। मतलब सतत कहने का मतलब कि लगातार चली नहीं है। पूर्वी घाट जो है लगातार सतत कहने का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल गोल, इस तरह से करके वह लगातार में नहीं हुई है। फिर बात करते हैं कि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है और ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है तो आपको पता है कि लगभग भारत की, उत्तर भारत की क्या, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की भी बात करते हैं तो दो बड़ी नदी गंगा, नर्मदा और तापी को छोड़ दिया जाए तो सारी नदी वहीं गिरती है। और ऊपर में जो दो मुख्य नदी है, एक ब्रह्मपुत्र और गंगा, वो भी उधर ही गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल जिसको कहते हैं। और सिंधु नदी है वह अरेबियन सी में गिरने का काम करती है। अरब सागर इधर आप देखिएगा तो लेफ्ट हैंड की तरफ आप जब खड़े होइएगा तो लेफ्ट हैंड ऐसे कीजिएगा तो नीचे अरब सागर में जल गिराइएगा, इस साइड कीजिएगा तो आप बे ऑफ बंगाल में गिराने का काम कीजिएगा या जल गिराने का। और आपको पता है, इससे पहले वाली कक्षा में भी कहा था मैंने कि जो डेल्टा बनती है, भारत क्या विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भी वहीं हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के मेल के जहाँ पे अंत होता है, जहाँ वो अपना मुहाना पानी छोड़ देती है, वहां पे उस डेल्टा का निर्माण होता है जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। फिर कहता है कि उसके बाद द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, हायर देन द ईस्टर्न घाट। Then after their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the Eastern Ghats. The Eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. Nilgiris in the south. Again, the Eastern Ghats are discontinuous of irregular and dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. That's clear? Okay. तो इस तरह से करके उसकी संरचना भी है, जरा एक बार देख लेते हैं, संरचना को भी बना लेते हैं, यह जरूरी होगा बाद में। आप जब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठिएगा तो वहां ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। जरूरत नहीं कि हम जो पढ़े हैं वो याद रहता है, लेकिन फिगर जो होती है वो आपकी स्मृति होती है, आपको बनाए रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। याद रखिएगा, हमेशा फिगर आपको बनाए रखने में मदद करती है। उस तरह से हम उसको देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है। अगर मान लीजिए इस तरह से इंडिया की संरचना है, इंडिया उठेगा, ऐसे जाएगा, ज्यादा डाउन हो गया, गलत बात हो गया। सपोर्टेड इंडिया है, ठीक है। अब यह जो है, यह पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट इस पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस पोर्शन में इसकी एवरेज जो हाइट है, एवरेज जो इसकी हाइट है यानी ऊंचाई है 900 से लेकर के 1600 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है औसत। 900 से शुरू किए हैं 1600 तक जा करके, उससे आगे भी अगर दो चार को बढ़ जाएगा तो उसको माना नहीं जाता है। एवरेज कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई शुरू होता है 700 से और चला जाता है 2100 तक, सपोर्ट है, हम मान रहे हैं इतना चला जाता है। अब दोनों के बीच का वो डिजिट मान लिया है कि इतना से इतना तक जो होगा ना वही होगा, सीधी बात है, इतना से इतना तक होगा वही होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कभी कभी, अब जैसे पूर्वज में बात करते हैं, आपके दादाजी और उसके बाद आप, तो बीच में सेंटर कौन? आपके पिताजी, तब तो दादाजी से इंटरलिंकिंग हुआ ना। उसी तरह से बीच में ही पूर्वज है, इसके नीचे भी इनके दादाजी होंगे जो शुरू में आए होंगे, बौना होंगे, उसके बाद ये बढ़ गए, बढ़ा करके फिर जाके कोई 2100 वाला भी बाल बच्चा पैदा ले लिया। XY वाला जो हम लोग उसमें देखे थे, हेरिडेटरी वाला में चैप्टर 10 में पढ़ना है, सॉरी 9 चैप्टर में पढ़ना है, क्लास 10th में, वो भी आप लोग बच्चा है उसमें जाइएगा तब पढ़ाएंगे, उसको छोड़ दीजिए, घटना इतना ही पे छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके ये कहाँ बढ़ गया, और नीचे जो है नीलगिरी हो गया, गिरी ऑफ नील, नीलगिरी हो गया, नीलगिरी हो गया, नीलगिरी तक फैली हुई है। देखिएगा पोर्शन मान लीजिए, मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखिए जरा इसको क्या कहा, डायरेक्शन अभी बताया था हमने, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण,
दक्षिण और इधर पूरब और इधर पश्चिम। डायरेक्शन अभी बताया था, ध्यान देना इसको। इसमें कहा था, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह जो है ना, यहाँ वाली जो श्रृंखला है, यह पश्चिम घाट, यह कुछ दर्रे हैं, यहाँ पे कुछ दर्रे हैं जो पश्चिम घाट है। आपको पता है पश्चिम घाट हो गया और इधर पूरब घाट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। यह कुछ दर्रे हैं, यहाँ कुछ दर्रे हैं। अगर बात कीजिएगा, यहाँ कुछ दर्रे का निर्माण दर्रा है। उसी तरह से औसत आपने देखा 900 to 1600 मीटर तक। और यह पूर्वी घाट महानदी से, अगर महानदी की बात करते हैं, पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट। यहाँ पे एक अमरकंटक पहाड़ी भी है। ज्यादातर नदियों का निर्माण यहाँ अमरकंटक पहाड़ियों से हुआ है। अमरकंटक पहाड़ी, जिस तरह से ऊपर हिमालयन रेंज से बहने वाली नदी होती है, यहाँ अमरकंटक पहाड़ी है जो अपने यहाँ से कुछ नदियों का भी निर्माण करती है। इसी तरह से आगे देखते हैं। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की बात करते हैं, तो इसकी है 600 तक। मतलब हेने वाला कम है, हेने वाला ज्यादा है। बहुत अच्छा बात है, ठीक है जी। और इसमें कहा, यह बल्कि नदियों के अपदेन के कारण यह कटा फटा क्षेत्र है। नदी अपदेन मतलब जो नदी का अपर्दन होता है ना, जिसके कारण से यह कटा फटा क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि अभी कहा है कि ज्यादातर नदी बंगाल में ही गिरती है और दो मुख्य नदी इधर गिरती है, नर्मदा और तापी, ठीक है। उसके बाद नर्मदा उल्टा भाग गई थी, मोहब्बत में धोखा मिला था इसलिए उल्टा भाग गई थी। कहानी है, हम नहीं कह रहे हैं, यह कहानी आपको यूट्यूब पर जब खोलिएगा तो ये कहानी मिलेगी कि नर्मदा गई थी अपने, नर्मदा जो नदी थी वह एक राजा की पुत्री थी। और जब वह जब अपनी दासी को भेजा राजा को अपने मन की बात बताने के लिए, तो राजा जो था उदासी से सेट हो गया। अब वो सेट हो गया, जब उदासी से सेट हो गया तब वो बेचारी उधर से आई कि अभी तक हमारी दासी नहीं लौटी है, तो देखी, तो उसके बाद वो उल्टा पांव लौट गई। उसके बाद वो अरब सागर में जाकर के गिरती है। यह किंवदंती है, कहानी है। यूट्यूब पर आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में मिलेगा, 9 मिनट 10 मिनट का वीडियो मिलेगा, देख लीजिएगा। तो इस तरह से इसकी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। उसके बाद कहता है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। बाप रे बाप, है नॉर्थ है। और जब दक्षिण की ओर बढ़ेंगे ना, तो इसकी हाइट बढ़ेगी पश्चिमी घाट की। किसकी? पश्चिमी घाट की ऊंचाई। ऊपर नहीं जाइएगा, यहीं तक सेंटर मानिएगा फिलहाल। तो पश्चिम वहां क्या होता है, उसकी जो बढ़ने का काम करती है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। जो पार्ट है इसका, उसके जो शिखर जो पीक होते हैं वह ऊंचे हैं। और फिर कहता है जैसे अनाईमुडी 2695, अन्नामुडई 2695 मीटर है, तथा डोटाबेटा 2637 है। और पूर्वी घाट का डोटाबेटा यानी 2637 मीटर। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी यानी 1501 है, 1501 है मीटर है। आगे पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। उसी चीज को कहा द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स progressively increases from north to south. The highest peaks include the Annamudai 2695 meters and the Dotabeta 2637 meters. उसके बाद महेंद्रगिरी 1501 meters is the highest peak in the eastern Ghats. Sebroy Hills and the Javedi Hills are located to the southeast of the eastern Ghats. ठीक है, चलिए तो आगे देख। आपने जाना यह इंडिया है, यह इंडिया का साउदर्न पार्ट है, इंडिया का साउदर्न पार्ट है, मिडिल पार्ट है, जो भी कहिए सब मिल जाएगा।
इसमें कहता है दो जगह, एक अनामुडई, एक अनाई और डोडा। यहाँ अनाई की बात कीजिए और यहाँ डोडा की बात कीजिए, डोडा की बात कीजिए, जिसमें कहता है कि पश्चिम घाट की ऊंची उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। अगर बात कीजिएगा यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, तो आपको बताया कि यह जब इधर होती है तो इसकी ऊंचाई बढ़ती है, हाइट इसकी बढ़ने का काम करता है, ठीक है, हाइट इसकी बढ़ने का काम करता है। और इस भाग में शिखर ऊंचे है। अन्नामुलई का आपने देखा था कि जो भाग है इसकी शिखर ऊंचे है 2695 मीटर और इसके बाद 2633 मीटर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अगर बात कीजिएगा तो आपको महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी अगर बात कीजिएगा तो इसका आपको 1501 मीटर यह महेंद्रगिरी। अब सोच लीजिए, इससे सीधा इसका 1.5 गुना 2 गुना वाला बात हो जाता है। इसमें अगर बात करते हैं 1.5 गुना 2 गुना वाला बात हो जाता है। तो इस तरह से अगर बात करते, अभी हमने कहा था कि 900 से 1600 तक की चर्चा करी थी ना हमने, 900 से 1600 तक की चर्चा करी थी, तो 2600 चला गया। एवरेज 1600 को और 900 को माने थे, सबसे कम 900 और ज्यादा 1600 तक जाती है। तो इसी में तो है, अगर इतना अगर कहा कि औसतन उसकी ऊंचाई जो होती है 900 से 1600, हमने कहा कि एकदा दुग्गा की बात कीजिएगा तो फिर यहां तक आ गया 2695 और 2633, 2695 मीटर, 2633 मीटर। इस तरह से हमने इसको देखा, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा और, चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है। जो प्रायद्वीपीय पठार महाराष्ट्र वगैरह सब आ जाता है ना, पेनिसुलर रीजन, यहाँ सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की है कि यहाँ काली मृदा पाई जाती है। और आप याद रखिएगा कि भारत में मिट्टियों का प्रकार 8 तरह की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। उसके बाद इसमें काली मृदा विशेष विशेषता है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से, आप देख लो एक नया नाम आपको मिल गया। देखिएगा, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अगर काली मृदा की बात करते हैं BLACKSOIL, उसके बाद काली हिंदी में बोलते हैं तो मृदा तो कहते ही हैं, तो कहेंगे ही इंग्लिश में ब्लैक, हिंदी में काली, ठीक है। उस तरह से कपासीय मृदा भी कहते हैं, उस तरह से रेगून मृदा भी कहते हैं। उस तरह से अभी एक दक्कन ट्रैप जो आपने देखा है, दक्कन ट्रैप के भी नाम से जानते हैं। यह सारे पूछ दिया था पिछली बार जब स्कूल बंद था, तो 9th वालों से यह पूछा था। तो रेगून मृदा के बारे में बच्चों ने हमसे पूछा, तो हम बोले कि ये तो बहुत अच्छी मृदा है और सबसे ज्यादा फर्टाइल मृदा भी मानी जाती है और इसी में आपको कपास वगैरह होता है। तो फिर इसमें कहने का मतलब है सारी मृदा एक ही है, ओनली ब्लैक सॉइल। इंग्लिश वाले बच्चे बहुत खुश होंगे कि बस हमारा ही नाम ले लिया गया, बकलोल हो, कड़िया हो या गोर, नाम तो वही है, ब्लैक चाहे काला, ठीक है। आगे देखिएगा, हाउ देखिएगा, इसके बाद फिर क्या कहता है, इन सब में सबसे ज्यादा इसको ज्यादा प्रीफरेंस माने अच्छी क्वालिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कॉटन के लिए जो कपास होती है उसके लिए बहुत अच्छी गुणवत्ता पाई जाती है इस मृदा की। और इतने नाम आपको देखे फिर कहीं ढूंढिएगा तो एक आध और कहीं मिल जाएगा। एक मृदा के इतने नाम है, ठीक है, तो मृदा के प्रकार भी हो जाते हैं कभी कभी, क्या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, यानी वोल्केनिक क्रिया से इसकी यानी वोल्केनिक जो प्रोसेस हुई थी उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, वोल्केनिक प्रोसेस से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसलिए इसके सेल आग्नेय है, इग्निशियस क्या बोलते हैं, इसके सेल जो है यह इग्निशियस रॉक है, इग्निशियस रॉक है, इसके इग्निशियस रॉक है, यानी इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है
और जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित है और ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां है। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में फैली हुई है। तो इसको मैंने बताया था कि यह बात कीजिएगा मेरे डियर, गुजरात से लेकर के और दिल्ली में इंड होता है, गुजरात में शुरू होता है। दक्कन ट्रैप जो आपने अभी देखा है और सबसे पुराना, इसको माना भी जाता है, माना क्या है ही, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही इसकी भी उत्पत्ति मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, कोई झमेला तो नहीं है, होगा तो बताइएगा। चलिए आगे देखिएगा। कहा प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित है और ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां हैं और ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। ठीक है, one of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap. This is on volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. The Arabial Hills lies on the western and northwestern margins of the peninsular plateau. Those are highly eroded hills and are found as broken hills. They extended from Gujarat to Delhi in the northwest direction. Okay, चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद विशेषता क्या है इसकी, प्रायद्वीपीय पठार की, पेनिसुलर रीजन की विशेषता, इसमें ब्लैक सॉइल, फिर उसके बाद जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। कहा दीज रॉक्स हैव denuded over time and are responsible for the formation of black soil. Got it everyone? Okay, let's continue. अगर बात करते हैं गुजरात, सिंध, सतपुरा, महादेव, कैमूर, मालवा उच्च भूमि की अगर बात करते हैं तो जिसमें गुजरात और दिल्ली के बीच में अरावली, आप बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, यह अरावली पर्वत श्रृंखला की है और दोनों के बीच में अरावली श्रृंखला काम करती है, जिसमें कहता है कि उसी के बाद अगर फिर झारखंड वगैरह में छोटा नागपुर वगैरह आपको देखने को मिलता है, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, मेघालय, इन सब चीजों को आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से पूर्वी घाट तटीय मैदान कहलाते हैं और पश्चिमी घाट पश्चिम के मैदान कहलाते हैं। एक पूर्वी घाट जैसे पूर्वी तट के मैदान, तट मतलब कोस्टल एरिया, और इधर वाले भी कोस्ट, पूर्व पश्चिम कोस्टल एरिया। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय मरुस्थल तथा इंडियन डिजर्ट्स, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम अभी बताया। वहां पे पश्चिम की तरफ थार मरुस्थल है और यह बालू के टिम्बे, जिसको ड्यून्स बोलते हैं, टिम्बों का निर्माण करता है। यहाँ पे इस तरह से गया, उठ करके गया, एक बार हवा का झोंका हुआ, उठा करके यहाँ पटक दिया, ऐसे पटकने के ड्यून्स उसी को बोलते हैं। कभी तुरंत टीला बन जाता है ऐसे टिम, और फिर हवा का ऐसे झोंका या उड़ा करके ले जाकर दूसरी जगह टिम का निर्माण करा, ऐसे करके वो ट्यून्स बनते हैं, उसको ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और डिम्बों में ढका एक तरंगित मैदान है और इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। यानी वर्षा अगर बात कीजिएगा तो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा भारत में मासिन राम में होती है। चेरापूंजी जगह है जहां 1400 तक होती है, और इसमें जो आपको दिखा रहा है यह 90 के आसपास तक
90-100 यही रेंज में यहाँ पे वर्षा होती है, सबसे कम होती है। पूरे वर्ष भर का मिलीमीटर में उसको मापा जाता है वर्षा को, तब उसको यह बताया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है कि इन इंडिया डिजर्ट्स लाई टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरेबियल हिल्स इन इट इज एन undulating sandy plain covered with sand dunes, जिसको dunes अभी बताया। This region receives very low rainfall below 150 mm per year, 150 mm per year। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत की सबसे बड़ी है डेजर्ट। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी राजस्थान में डेजर्ट है, इंडिया। आगे बढ़िएगा। उसके बाद कहता है कि वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद में बालू में ही विलीन हो जाती है। सरिता का मतलब रिवर होता है, जो वर्षा ऋतु में ही आपको देखने को मिलता है और वर्षा ऋतु के बाद वह समाप्त, लुप्त हो जाती है, छिप जाती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड, डिसअपियर इनटू द सैंड। चलिए आगे देखिएगा। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अगर बात कीजिएगा, लूनी नदी इस एरिया की सबसे बड़ी नदी है और लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। बरकान, अब दूसरा है बरकान, अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। बरकान जो आप देखते हैं क्या है, क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर्ड लार्ज एरियाज। आगे थोड़ा और देखते हैं, जिसमें कहा आगे, लेकिन लंबट टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकाना के समूह देख सकते हैं। जैसलमेर, पाकिस्तान वगैरह इन सब से उसका सीमा थोड़ा समझिए सट जाता है, वह आपको देखने को मिलेगा। जिसमें कहा लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। बरकान समूह, जो टीले के बारे में बालू का टीला कहा था, उस समूह को आप यानी उस ग्रुप्स को आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम्स मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। If you visit Jaisalmer, you may go to see a group of Barkans। ठीक है, आगे देखना। उसी तरह से अरावली पहाड़ी, पश्चिम किनारे पर वेस्टर्न मार्जिन्स, थार का मरुस्थल, द इंडियन डिजर्ट्स, वर्षा इतना से कम। इसका अगर बात करें तो अरावली पहाड़ी के शॉर्ट में हम अगर बात करें तो इस तरह से इसको खत्म कर सकते हैं। अरावली पहाड़ी श्रृंखला मिलती है गुजरात से दिल्ली तक, इन क्षेत्रों में। उसके बाद सबसे पुरानी है, पश्चिम किनारे पर ये स्थित है। थार का मरुस्थल यहाँ पे स्थित है। वर्षा 150 mm से कम होती है और केवल लूनी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। बाकी नदी वर्षा के साथ आती है और वर्षा के साथ ही चली जाती है, बालू में मिल जाती है। बात खत्म हो गया, आगे बढ़िएगा। तटीय मैदान व कोस्टल प्लेन्स, द्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है और यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। आगे अगर चर्चा करते हैं आगे, चलिए आगे चर्चा। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज flanked by a stretch of narrow coastal strips। फिर कहा, running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। Then पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मार्ग है। पश्चिम घाट की अगर बात करेंगे तो पश्चिम घाट यानी पूर्व और पश्चिम जो हमने अभी बताया था, जो इस तरह से मैप करके अगर हम बात करते हैं, इंडिया का बात करते हैं, तो पश्चिम घाट और पूर्व घाट, तो इस तरह से
अगर हम बात करते हैं वेस्ट घाट जो आप देखे थे, पश्चिम घाट अगर देखे थे, तो इसमें अरब सागर की अगर बात करते हैं कि बीच में, तो वेस्ट घाट इधर देखे थे। अरब सागर आप देखिएगा मैप में नीचे अरब सागर है, तो अरब सागर के बीच में, इनके बीच में भी कुछ पट्टी है जो संकीर्ण मैदान का निर्माण करती है। ठीक है, पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है पश्चिम तट, जिसको हम लोग पश्चिम का तट बोलते हैं। ठीक है, आगे कहा द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। बात खत्म है। इस मैदान के 3 भाग है। इज कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। इनको 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें उत्तर भाग में इसमें आप कोंकण, मुंबई तथा गोवा क्षेत्र देखते हैं। भारत सरकार रोड भी बनाने का काम कर रही है। उसके बाद आप देखिएगा मध्य भाग में इसमें कन्नड़ मैदान है। उसके बाद दक्षिण भाग में साउथ पार्ट है या मालवा तट है। इस चीज को आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहा बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी ऊपर में और दक्षिणी नीचे में। एक को आपको क्या सरकार का, उत्तरी सरकार, और दूसरे को कोरोमंडल कहा जाता है। मतलब उत्तरी मतलब इसके नॉर्थ वाले पोर्शन में, और दक्षिणी वाले इधर कोरोमंडल तट पे जो हम बात करते हैं उसको कहा जाता है। कहा द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल इन द नॉर्दर्न पार्ट्स। इट इज referred to as the नॉर्दर्न सरकार, और सरकार में यहाँ CIR लिखिएगा, यहाँ CIR लिखिएगा, CIR सरकार लिखिएगा, नहीं तो सरकार मूवी लिख दीजिएगा एस से, वो गलत हो जाएगा, इट इज रॉन्ग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। उसके बाद कहा, हाँ इसमें कहा, हाँ फिर द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट की विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा and the Kaveri have formed extensive delta on this coast। ठीक है, आगे बढ़िएगा। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है क्या? बिल्कुल सही है, चिल्का झील उड़ीसा में ही पाई जाती है। टर्टाइल के लिए ज्यादा फेमस है, कछुआ वगैरह, वहाँ अनेकों तरह के कछुआ वगैरह बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, आगे कहा चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहा द्वीप समूह, इसमें द आइलैंड्स, द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, जिसमें कहा पहले इनको लकाद्वीप, मीनाकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। याद कर लीजिएगा, 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। और यह 32 वर्ग किमी यानी 32 किलोमीटर से के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। और फिर कहता है कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावारत्ती है और यह 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर कहता है आगे, अर्लियर देश वर नोन एज लकाद्वीप, जिसको हमने कहा लकाद्वीप, मिनिकॉय और एंड उसके बाद एमिनो द्वीप इन द 1973 दिस वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा, यह 32 वर्ग किमी के छोटे से क्षेत्र में फैला है, हो गया। फिर हाँ, और कावारत्ती इसकी प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, उसके बाद
पिटली द्वीप, एक पिटली द्वीप थी जहां मनुष्य का निवास नहीं है और वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है पक्षी को रहने के लिए, और दूर दूर की पक्षियां यहाँ आया करती है मौसम जब बदलता है तो। चलिए, द पिटली आइलैंड विच इज क्या है अनइनहेबिटेटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। ठीक है, आगे देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए और ये अंडमान एवं निकोबार है। द elongated chain of islands located in the Bay of Bengal, extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Island. These are Andaman and Nicobar Island. ध्यान दीजिए थोड़ा सा और, कहा यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह संख्या 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार के नाम से जाना जाता है। फिर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, जो एक्टिव है। एक्टिव होने का मतलब यह आज भी बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि वो अभी भी अपना काम कर रही है। आगे देखिएगा, उत्तरी पर्वत जल एवं वनों में प्रमुख स्रोत। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट बेल्ट। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार कैसे कहे जाते हैं? उत्तरी मैदान नॉर्थ वाले, अब देखते हैं हरियाणा, पंजाब, इन सब चीजों को, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब अन्य के लिए जाने जाते हैं, मतलब खेती फसल के लिए यहाँ पे अच्छी होती है। कहा इनमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला और पठारी खनिजों के भंडार हैं, और जिनके देश के औद्योगिकरण के विशेष भूमिका निभाई है। और तटीय क्षेत्र मत्स्थन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है, और इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। देख लीजिए, they provide the base for early civilization. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrializations of the country. The coastal regions and island groups provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. यह कक्षा आपकी समाप्त होती है और यह आपकी बाइलिंगुअल कक्षा है, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। चलिए हम अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।